आज का टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन कहते किसको हैं? द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। यानी एक वेरिएबल की डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, उससे रिग्रेशन कहते हैं। तो ये डिपेंडेंस है क्या? बिलफर्ज आपने एक कार परचेज की, सही है, और उस कार पे सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से कार की उम्र बढ़ती जाएगी, यानी कार पे टाइम बढ़ता जाएगा, उस तरीके से जो उसकी कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो बढ़ती चली जाएगी। पहले साल जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, दूसरे साल उसके मुकाबले में ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, तीसरे साल उसके मुकाबले में ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक है टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, और दूसरा है कॉस्ट। और कॉस्ट बढ़ रहा है टाइम के साथ। कॉस्ट जो है वो हर साल बढ़ रही है टाइम के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, ठीक, कॉस्ट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को रिग्रेशन कहते हैं। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिग्रेशन की इक्वेशन है। रिग्रेशन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इसको हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, सही। और रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, x और y, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि x और y में से इंडिपेंडेंस कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लेते हैं और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लेते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बिलफर्ज ये x है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे टाइम है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम बढ़ता चला जाता है। आप चाहे उसमें कोई काम करो या ना करो, टाइम बढ़ता चला जाएगा, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर आपके सवाल में टाइम होगा तो आप उसको x लोगे। और अभी जो मैंने पिछली एग्जांपल बताई कार वाली, उसमें कॉस्ट जो है वो y था, ठीक, क्योंकि कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रहा था टाइम पे, तो टाइम x लोगे आप, और कॉस्ट लोगे y को, क्योंकि कॉस्ट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप x को लोगे और डिपेंडेंट वेरिएबल आप y को लोगे, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर a है और b है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो a और b फाइंड आउट करने के लिए ये b का फॉर्मूला है, ठीक है। b के फॉर्मूले को देख के आप हमेशा टेबल बनाते हो। तो b का फॉर्मूला क्या है? n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। x की अगर आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो n जो है वो 4 होगा, ठीक। इसके अलावा सम करोगे आप x y को, सम करोगे x को, सम करोगे y को, और बाकी यहाँ पर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला है a का। तो a इज़ इक्वल टू y बार, ये y बार y के मीन को डिनोट कर रहा है, यानी y मीन माइनस b x बार जो है वो x के मीन को डिनोट कर रहा है। तो आप मीन निकालोगे तो y और x का मीन फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, और मीन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक। ये हमारे फार्मूले कंप्लीट हो गए रिग्रेशन इक्वेशन के। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ अ कार्स ऑफ सर्टेन, मेक द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, obtain the regression equation for the cost related to age, also predict the maintenance cost if the age of car is 12 years। ठीक, हमारे पास एक टेबल गिवन है और टेबल में ये गिवन है कि एक कार परचेज की गई
और उसकी ईयरली जो है मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है। जब वो कार 2 साल पुरानी हुई, 2 ईयर्स ओल्ड हुई, तो उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट आई 10 रुपीज़। जब वो कार 4 ईयर्स ओल्ड हुई तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आई 20 रुपीज़। इसी तरह 6 ईयर पे 25 रुपीज़ और 8 ईयर पे 30 रुपीज़। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 12 साल में मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी, यानी ये प्रिडिक्ट करना है आपको। मौजूदा डेटा जो आपके पास मौजूद है उस लिहाज से आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि 12 ईयर्स में उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर x किसको कंसीडर करोगे, ये जो डेटा गिवन है, x किसको कंसीडर करोगे और y किसको कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर लिखा है एज ऑफ कार। अब एज क्या है, एज है टाइम। ठीक, तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से आप x जो लोगे वो एज ऑफ कार को लोगे। इसके अलावा इसकी दूसरी पहचान ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी x जो होता है, वो हमेशा सवाल में गिवन होता है। तो 12 ईयर्स यहाँ मुझे सवाल में गिवन है और ईयर्स क्या है, एज है। तो जो सवाल में पूछा जाएगा, जो गिवन होगा, वो x होगा। और इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट इन रुपीज़, तो ये जो चीज़ है ये आपकी y कंसीडर होगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक, अब इस डेटा को देखते हुए पहले तो मैं कैलकुलेटर में इसे सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और उस लिहाज से फिर मैं फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास डेटा है, आप जाओगे मेन्यू में और 6 पर होता है स्टैटिस्टिक्स, तो 6 प्रेस करोगे और उसके बाद देखो y = a + bx, ये है नंबर 2 पे, आप 2 प्रेस करोगे। ओके, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर ऑन है तो फ्रीक्वेंसी आपको ऑफ करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ करने का क्या मेथड है, शिफ्ट सेटअप, और सेटअप में जाके 3 पे स्टैटिस्टिक्स है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दोगे। इसके अलावा रिक्वेशन फाइंड आउट करने का मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा कैलकुलेटर में से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। ठीक है, डेटा मेरे पास है, जो वेरिएबल x है वो है 2 4 6 8। सो 2 4 6 8 और y है 10 20 25 30। सो 10 20 25 30। ओके, उसके बाद आप जाओगे मेन्यू में और नंबर 4 पे है रिग्रेशन कैलकुलेट, तो आप नंबर 4 प्रेस कर दोगे। मेरे पास a आ रहा है 5 और b आ रहा है 3.25। ठीक है, तो मुझे जो रिग्रेशन में जो रिग्रेशन की इक्वेशन होती है y = a + bx, तो उसमें a और b फाइंड आउट करना होता है। ये मैं a और b यहाँ से मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको मैनुअली सॉल्व करके देखूंगा कि a और b यही आना चाहिए, तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने लिखा y on x, y = a + bx और b b का फॉर्मूला लिख दिया n समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ये बात ख्याल रखना यहाँ पे कि ये समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, जितने भी एक्स के समीशन होंगी उसके बाद उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं और मैंने भी यही गलती की थी, जिसकी वजह से आंसर गलत आया था। ओके, तो अच्छा, इस टेबल को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर मैं कौन कौन से कॉलम बनाऊंगा वो आप डिसाइड करोगे बी के फॉर्मूले को देख के। तो समीशन एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उनको सम करके। समीशन ऑफ वाई भी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं।
और ये वाला समीशन ऑफ एक्स भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जिन चीज़ों का मुझे कॉलम बनाना होगा वो है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई की सारी टर्म्स पहले आपस में मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद सम होगी, तो मुझे एक्स वाई बनाना पड़ेगा। दूसरा मुझे कॉलम बनाना होगा एक्स स्क्वायर का, ये एक्स की सारी टर्म्स को मैं स्क्वायर करूँगा और उसके बाद फिर मैं उसे सम करूँगा। तो ये दो येलो हैं, इनका जो है वो कॉलम बनेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया और y लिख दिया और y की सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब मैंने कॉलम बनाया एक्स वाई का। एक्स वाई में सिंपल है, ऐसी बात है, ये दोनों x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 10 = 20। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दोगे। अब जो बचा वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे कि जितनी भी एक्स की टर्म्स हैं उनका स्क्वायर लोगे और यहाँ लिख दोगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, तो मेरे पास फॉर्मूला जो था उसके अंदर मुझे समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए था, तो एक्स और वाई सारा मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब समीशन ऑफ एक्स वाई मैं निकाल लूँगा, ठीक है। ये वाली रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। समीशन ऑफ एक्स वाई, एन मुझे पता था, समीशन ऑफ एक्स वाई आ गया। अब समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई, तो यहाँ पर मैंने कर लिया इन सब का सम ऑफ एक्स आ गया और इन सब का सम किया तो सम ऑफ वाई आ गया। तो न्यूमिनेटर की तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर है समीशन एन मुझे पता है 4 है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आप सम कर लोगे। ये जितनी भी टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर की, इनका मैंने सम कर लिया, आंसर आ गया 120। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप उसे फॉर्मूले में पुट कर दोगे जो भी वैल्यूज़ आपकी आई हैं, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आया 3.25। ठीक, तो और जो मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व किया था उसमें भी बी क्या आया था 3.25, तो इसका मतलब मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो सही की थी और आंसर सही आया। ओके, अब चलते हैं ए की तरफ। ए का फॉर्मूला था y का मीन माइनस बी एक्स का मीन। तो अब इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले मुझे x का मीन और y का मीन और x का मीन फाइंड आउट करना होगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो x की तमाम टर्म्स को आप सम करोगे तो आपके पास आएगा 20 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 4, और इसे सॉल्व करोगे तो x आया 5, x बार आया 5। ओके, अब इस फॉर्मूले में मैं b फाइंड कर चुका हूँ और x फाइंड कर चुका हूँ, क्या मालूम मुझे सिर्फ y बार रह गया, और y की तमाम टर्म्स को आप सम करोगे तो आंसर आएगा 85, और नंबर ऑफ टर्म्स y की भी 4 थी। जाहिर है जितनी x की टर्म होंगी उतनी ही y की टर्म्स भी होंगी, और इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 21.25। ओके, अब इस फॉर्मूले की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। x बार निकाल लिया मैंने, x बार फाइंड आउट कर लिया, y बार फाइंड आउट कर लिया और b फाइंड आउट कर लिया। आप उसे पुट कर दोगे, मैंने पुट किया है यहाँ पर, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a आपके पास आंसर आया 5, और अगर आप देखो तो a मेरे पास आया था 5। तो इसका मतलब जो मैंने कैलकुलेशन की वो सारी सही थी। अब फाइनल मैंने रिग्रेशन इक्वेशन लिख दी, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनी, रिग्रेशन इक्वेशन थी मेरे पास y = a + bx। a की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, b की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। मैंने लिख दिया y = a था 5 + 3.25 जो b की वैल्यू थी x। ये रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब उसने सवाल में क्या कहा था कि 12 ईयर्स में
कितनी कॉस्ट आएगी। तो जस्ट उसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 12 लिख दोगे। यहाँ मैंने लिख दिया 12, और 12 लिखने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 44। तो इसका मतलब ये कि 12 सालों में जो प्रिडिक्ट किया है हमने इस डेटा के लिहाज से, तो 44 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, टाइम ड्यूरेशन 12 ईयर्स। और ये एक दफ़ा आपने डेटा से इक्वेशन बना ली, उसके बाद आप किसी भी ईयर्स की फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उस कार को 20 ईयर्स हो गए हैं या 25 ईयर्स हो गए हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद एक दफ़ा आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, तो रिग्रेशन की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई डेटा हमारे पास मौजूद है और फिर आने वाले वक्तों में उस लिहाज से, उस डेटा के लिहाज से कितनी जो है वो कॉस्ट आएगी, या इसी तरीके से और भी कुछ सवालात होते हैं, उस लिहाज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये रिग्रेशन की अहमियत है जो स्टैट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रिग्रेशन।